वही अब अरमान ने दादाजी की ओर देखते हुए तुरंत आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया। आस्था को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आस्था अभी भी ध्रुव से और बातें करना चाहती थी। लेकिन तब तक अरमान उसे लगभग घसीटता हुआ अपने साथ सीढ़ी से ऊपर कमरे में लेकर जाने लगा, और जल्दी ही कमरे में जाकर उसने कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। और वो चारों के चारों हैरानी से मुंह खोले हुए उन दोनों को जाते हुए देखते रहे थे। दादाजी बड़े ही मोहब्बत से मुस्कुराते हुए अरमान और आस्था को जाते हुए देख रहे थे। अरमान ने आस्था का हाथ बड़े ही कस कर पकड़ रखा था, जिससे आस्था को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वह अरमान के पावरफुल ऑरा के सामने कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। तभी आहान ने कहा, दादाजी, आपने देखा भाई कितने प्यार से हमारी आंखों के सामने भाभी का हाथ पकड़ कर लेकर गए हैं। मुझे ऐसा तो लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब मुझसे छोटा कोई इस घर में आने वाला है। अब जैसे ही फ्लो में आहान ने दादाजी के सामने इस तरह से बात की, बाकी के तीनों गुस्से से आहान को देखने लगे। वहीं सबको देखकर आहान कहने लगा, क्या हुआ? तुम लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ, दादाजी ने उसे चुप कराते हुए कहा। बदमाश, मुंह बंद कर अपना। बाकी सब की ओर पलटकर बोले, जाओ सब फटाफट से जाकर सो जाओ, और तुम सब लोगों को अपने अपने विला और फ्लैट में भी तो जाना है ना, तो जाओ, और सुबह टाइम से सब के सब यहाँ जमा हो जाना, समझे तुम सब? दादाजी सबको इंस्ट्रक्शन देते हुए जल्दी ही अपने कमरे में चले गए। आहान कंफ्यूज सा मुंह बनाकर आकाश और सुमित की ओर देखकर कहने लगा, क्या हुआ यार, मैंने फिर कुछ गलत बोल दिया क्या? तभी ध्रुव कहने लगा, अरे नहीं आहान मियां, आप गलत कहाँ बोलते हैं, आप तो जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं। ऐसा कहकर वो तीनों के तीनों आहान का मजाक उड़ाने लगे। तो वहीं दूसरी ओर अरमान सीधा आस्था को कमरे में ले जाकर अंदर से कमरा लॉक कर दिया, और फिर गुस्से से आस्था की ओर देखने लगा। आस्था को भी बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब अरमान से बचें तो कैसे बचें, क्योंकि उस वक्त उसे अरमान से बहुत डर लग रहा था। आज उसने एक साथ 2 से 3 कांड कर दिए थे। पहला, अरमान को झूठ बोलकर कमरे से भागी गई। दूसरा, उसने दादाजी के सामने चूहे को लेकर झूठ बोल दिया। और तीसरा, जब वो अरमान से टकराई थी, उसने अरमान की पीठ को अंबुजा सीमेंट से बनी हुई दीवार बोल दिया। तो रह रहकर आस्था के माइंड में अपनी सारी गलतियां घूम रही थीं। वहीं अरमान बड़ी ही गहरी और गुस्से भरी नजरों से आस्था को घूरने लगा। आस्था जल्दी से अरमान के ठीक साइड से बचकर जाने लगी। उसने अपना सर झुकाकर रखा हुआ था। अगले ही पल अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछने लगा, कहाँ जा रही हो? आस्था ने अगले ही पल कहा, वो, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। अरमान दांत पीसते हुए आस्था से बोला, क्या तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है? मैंने तुम्हें क्या कहा था कि आज के बाद तुम इसी कमरे में मेरे साथ रहोगी? या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती, या फिर तुम जानबूझकर मेरी बात सुनना नहीं चाहती हो? ऐसा कहकर अरमान आस्था को घूरने लगा। अगले ही पल आस्था जल्दी से बोली, लेकिन इस कमरे में तो सिर्फ एक ही बेड है, और हम कहाँ रहेंगे? फिर जैसे ही आस्था ने बड़े ही मासूमियत से सवाल किया, अरमान ने तुरंत अपनी उंगलियों से सर पर टैप करना शुरू कर दिया। आस्था हैरान हो गई कि अचानक से इन्हें क्या हो गया है। ये हमेशा अपने हाथ उठाकर सर पर क्या करने लगते हैं? अगर इतना ही अपने सर पर कुछ करने का दिल कर रहा है, तो दीवार से अपना सर क्यों नहीं फोड़ लेते? आस्था मन ही मन में ये बात सोच रही थी, लेकिन अरमान उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। तब आस्था सोचने लगी कि अब मैंने ऐसा क्या किया, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? फिर अरमान ने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे अपना सर दीवार से फोड़ना चाहिए? अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था का मुंह खोलकर अरमान की ओर देखने लगी और मन में सोचने लगी, कान्हा जी, क्या आपने इन्हें सुपर पावर भी दे रखी है, जिससे ये लोगों के मन की बात भी पढ़ सकते हैं? अरमान आस्था की ओर देखकर उसे बताने लगा, तुम्हारी बातें पढ़ने या समझने के लिए मुझे किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही एक बार और आस्था के मन की बात अरमान ने अपने मुंह से बोली, अब तो आस्था ने अपने मन में भी बात करना बंद कर दिया और बस गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई।
इस बार अरमान आस्था की ओर देखकर कहने लगा, क्या तुम्हारा इरादा इन भीगे कपड़ों में ही सोने का है? अगर तुम इन भीगे हुए कपड़ों में मेरे बेड पर सोने के बारे में सोच रही हो तो मैं तुम्हें हरगिज इसकी परमिशन नहीं दूंगा। और वैसे भी दादाजी तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव होते जा रहे हैं। अगर इन भीगे कपड़ों के कारण तुम्हारी तबीयत खराब हो गई और दादाजी ने मुझे तुम्हारी तबीयत को लेकर किसी तरह का कोई सवाल किया तो याद रखना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। अरमान ने आस्था को एक बार फिर से डांटना शुरू किया। फिर आस्था सर झुकाकर जवाब देने लगी, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं हैं और साड़ियां हमें पहनना नहीं आता। रात को हम साड़ियां पहनकर कंफर्ट होकर कैसे सो सकते हैं? अरमान ने अपने हाथ सर पर मार लिया और उसे घूरते हुए सोचने लगा, कल सबसे पहले इसके कपड़ों का कुछ इंतजाम करना होगा, वरना तो ये लड़की कपड़े ना होने का कारण दे देकर मेरा सर खाती रहेगी। अरमान अचानक से आगे बढ़ा और अपनी अलमारी में से उसने अपना एक शर्ट और साथ ही एक पैंट निकालकर आस्था के हाथों में थमा दिया। अरमान बिल्कुल भी आस्था को अपने कपड़े नहीं देना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। आस्था उन कपड़ों को हैरानी से देखने लगी और बताने लगी, लेकिन अरमान जी, ये कपड़े तो आपके हैं और अगर हम इन कपड़ों में बाहर जाएंगे तो दादाजी क्या कहेंगे? एक बार फिर अरमान ने अपना हाथ अपने सर पर मार लिया और सोचने लगा, ये बेवकूफ लड़की कितनी बकवास करती है। इसे समझ में नहीं आ रहा ये कपड़े मैं इसे पहनने के लिए दे रहा हूँ। क्या ये सच में इतनी मासूम है या बेवकूफ बनने का ड्रामा कर रही है मेरे सामने? अरमान इरिटेट होते हुए आस्था से बोला, बेवकूफ लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कपड़े मैंने तुम्हें बाहर पहनकर जाने के लिए नहीं दिए हैं, इसलिए चुपचाप से ये कपड़े पहनकर सो जाओ और सुबह होते ही इन्हें बदल लेना, समझी तुम? फिर अरमान ने अपनी उंगली से एक और इशारा किया और वो रहा बाथरूम का रास्ता। अगर तुम्हें बाथरूम का रास्ता समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। ऐसा कहकर जल्दी ही उसने एक बार फिर आस्था का हाथ पकड़ लिया और बाथरूम का दरवाजा खोलकर बेरहमी से उसे अंदर धक्का दे दिया। अचानक धक्का लगने से आस्था अपना बैलेंस नहीं बना पाई और वो सीधा घुटनों के बल बाथरूम में जा गिरी। आस्था को घुटनों में काफी चोट लग गई थी और वहां से खून निकलना शुरू हो गया, लेकिन अरमान ने इस बात की कोई परवाह नहीं की। उसने तो आस्था को बाथरूम में धक्का देकर झट से दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और जैसे ही वो वापस अपने मास्टर बेडरूम में आया तब अरमान का फोन रिंग करने लगा। फोन देखकर अरमान के चेहरे पर कितने ही इमोशंस आ गए और अगले ही पल फोन उठाकर जैसे ही उसने कान पर लगाया, उसके बाद उसने सामने वाले शख्स से केवल इतना ही कहा, आई एम कमिंग। ऐसा कहकर जल्दी ही उसने फोन काट दिया था और रात के ठीक 11:30 बजे अरमान सीधा अपने मैंशन से बाहर निकल चुका था। आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए दोस्तों ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी, ओनली ऑन पॉकेट FM पर।